यहाँ पर ये हमारे वर्ष की कथा है। ठीक है, जो हर वर्ष हम कथा करवाते हैं उसमें से एक कथा है, तृतीय वर्ष की कथा है। इसमें 31 पोथी बैठ रही है, हमारे 45 ब्राह्मण बाहर से आ रहे हैं वृंदावन से, और हमारे 7 ऐसे विद्वत मूर्ति यहाँ कोरबा जिले में पधार रहे हैं जिन्होंने व्याकरण से पीएचडी किया है, भागवत से पीएचडी किया है। ऐसे ऐसे विद्वत मूर्ति हमारे पहुंच रहे हैं। और इस कथा सबसे खास इसलिए है क्योंकि इस कथा का उद्देश्य खास है। जिसका उद्देश्य खास होता है वो कार्यक्रम भी खास हो जाता है ना। इसका उद्देश्य केवल एक है कि कौशल बच्चों को संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हो। हमारा एक कौशल प्रदेश में भी गुरुकुल हो। सर्वप्रथम सीढ़ी हम अभी चढ़ना प्रारंभ किए। सबसे पहले तो ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट बनने के बाद आगे की श्रृंखला चलेगी जो आप सभी को बताई जाएगी। गुरुकुल की रूपरेखा ये है कि हमें छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ की मान्यता प्राप्त होती है वो हमें न लेकर के हम केवल एक गुरुकुल की प्रथा वहां पर चलाए। गुरुकुल की प्रथा में देखो काम भी करना पड़ता है, छात्रों को प्रत्येक जीवन गुरुकुल की तरह जीना पड़ता है। जो आजकल सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है संस्कृत से, जिसमें बड़ा निषेध कर दिया है कि छात्रों को मारना मना है, कि छात्रों से काम करवाना मना है, कि छात्रों को ये करवाना मना है। हमें गुरुकुल को गुरुकुल की तरह चलाने के लिए पहले प्राचीन परंपरा थी उसमें चलाना। नहीं, अभी स्थान इसका देखा नहीं गया है, जैसा होगा आप लोगों को सूचना दी जाएगी। गुरुकुल में सबको पढ़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण बच्चे पढ़ेंगे, सब कोई पढ़ सकते हैं। लेकिन कर्मकांड की दृष्टि से यदि कोई गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कर्मकांड की दृष्टि से, तो वो केवल ब्राह्मण बच्चे हैं। जैसे गुरुकुल में आप लोग शिक्षा लेकर आए तो आपस में अगर संस्कृत से बात करते हैं तो 2 सेकंड के लिए आपस में बात करते हैं। यहाँ किससे बात करोगे? अगल बगल में जैसे जानते हो। उसके लिए एक परिवेश 5 पांडव चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग जुड़ते हैं उन सबका केवल एक ही मकसद रहता है कि हमारे कौशल प्रदेश के बच्चों को संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से आज हमारे बीच इस कथा में 7 ऐसे विभूति हमारे कोरबा में आ रहे हैं, ऐसे विभूति कोरबा में आ रहे हैं जिनका आना ही एक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करना है। हमारे 19 तारीख को, जिनका विवरण मैं आपको दे दूं, 19 दिसंबर को राम आचार्य योगेश तिवारी जी, जो कि वृंदावन से पढ़ाई किया, इन्होंने अध्ययन किया, वो यहाँ पर आ रहे हैं। आचार्य योगेश तिवारी जी 19 तारीख को। 20 तारीख को हमारे बीच श्रीधाम वृंदावन से शिवा कृष्ण शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे भागवत से अध्ययन जिन्होंने किया है, शास्त्री किया है, आचार्य किया है, इनका सबका विषय मूल केवल श्रीमद् भागवत महापुराण रहा है। उसके बाद 21 दिसंबर को माननीय श्री चंद्रहास त्रिपाठी जी यहाँ आ रहे हैं कोरबा में, चित्रा टाकीज मोदी गार्डन में, जो कि हमारे राज पुरोहित कहलाते कटघोरा के, आप सभी उनका नाम जानते हैं। उनके सुपुत्र चंद्रहास त्रिपाठी जी यहाँ पर आ रहे हैं। 22 दिसंबर को गौ कथा वाचक आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ में कौशल प्रदेश में एक ऐसे ऐसे विद्वत मूर्ति है, बिलासपुर से पद यात्रा करके दिल्ली को पहुंचे। केवल एक लक्ष्य उनका ये था कि हमारे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना, केवल एक लक्ष्य था। उनके ही साथ रहने वाले हमारे गोपाल कृष्ण रामानुज दास महाराज जी भी आ रहे हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, गौ कथा ये 1 घंटा उनका 3 से 4 प्रवचन का समय रहेगा, जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं। उसके बाद 23 दिसंबर को डॉक्टर पंचानंद पंडा पुरी से आ रहे हैं। ये व्याकरण में, मूल व्याकरण, प्राचीन व्याकरण में इन्होंने पीएचडी किया है, केवल व्याकरण में, जो कि बच्चों को ज्ञान देने के लिए 1 घंटे का इनका प्रवचन 3 से 4 रहेगा। उसके बाद 24 दिसंबर को अपने भैरव पीठ जो रतनपुर में है, भैरव बाबा का मंदिर, वहां के प्रबंधक पंडित जागेश्वर अवस्थी जी यहाँ पर आ रहे हैं 24 तारीख को। 25 तारीख को विश्राम दिवस के दिन पंडित उर्वशी नंदन शास्त्री जी आ रहे हैं। इन्होंने साहित्य से पीएचडी हासिल किया है। ऐसे ऐसे विद्वत मूर्ति हमारे कोरबा में आ रहे। इन सब का लक्ष्य, और हमारे पहला कार्यक्रम जो हुआ था 2021 में श्रीहरि परिवार के द्वारा। श्रीहरि परिवार है कौन, पहले यह बात आपको बता दें। हमारे जितने भी यजमान परिषद है, जितने भी शिष्यगण है, ये सब जुड़ करके हम जो वर्ष में एक कथा करवाते हैं, हम अपने
ट्रस्ट को, अपने लोगों को, अपने सब परिवार को साथ लेकर के जो चलते हैं, उस परिवार का नाम श्री हरि परिवार है। वो सब आते हैं, हमारे नोएडा से भी यजमान आ रहे हैं, अयोध्या से भी यजमान आ रहे हैं, सबको ही आते हैं। वर्ष में एक कथा होती है। इस कथा का उद्देश्य, अब तो देखो, शुरू साल जो 2021 में हमने कथा करवाई थी रतनपुर भैरव बाबा मंदिर में, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की 11 पोथी रखी गई थी। फिर उसके बाद 22 में वृंदावन में हुई, जिसमें 21 पोथी रखी गई थी। अब कोरबा में जो कथा हो रही है, इसमें 31 श्रीमद् भागवत की मूल पारायण की पोथी रखी गई है, जिसमें हमारे 45 ब्राह्मण वृंदावन से आ रहे हैं, कुछ पन्ना से महर्षि आश्रम से आ रहे हैं, कुछ और कहीं से आ रहे हैं। 45 ब्राह्मण आ रहे हैं और 7 तो अपने अलग बड़े बड़े विद्वत मूर्ति आ रहे हैं। तो ऐसे इन सबका लक्ष्य, इस कथा का उद्देश्य केवल एक है कि हमारे कौशल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ राज्य में भी ब्राह्मण बच्चों का संस्कृत का एक गुरुकुल होना चाहिए। काशी में दक्षिण भारतीय माध्यम से वहाँ पे वेद और संस्कृत इसका विद्यापीठ है जी। क्या ऐसा कार्यक्रम कोरबा में प्रारंभ करने वाले हैं? जो काशी विद्यापीठ, जो पंडित मदन मोहन वाली एकमात्र वहाँ पे है, जो विश्वविद्यालय, वहाँ से सारे लोग निकलते हैं। लेकिन आज से 3 दशक पहले, 4 दशक पहले दक्षिण भारतीय जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ के सारे लोग वहाँ पे बना के रखे हैं। हाँ काशी में इसकी जानकारी आपको होगी। ऐसा विद्यापीठ क्या यहाँ बनने वाले बन सकता है, लेकिन बिना आय के स्रोत से कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है बिना आय के स्रोत से। हाँ, यदि आय प्रदान करने वाले, प्रदत्त करने वाले आगे आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोरबा या छत्तीसगढ़ में भी धनाढ्य लोगों की कमी है, एक से एक बड़े धनाढ्य लोग हैं, लेकिन यदि ये सामने आए तो ये कार्य संभव है। आज हम भी बाहर गए पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। क्यों? पुरी के गुरुजी जो हमारे हैं व्याकरण के, और भागवत के गुरुजी वृंदावन के, यदि इनको उचित व्यवस्था, उचित दक्षिणा इनको महीने में प्रदान किया जाए, प्रदत्त किया जाए, तो ये छत्तीसगढ़ आकर के नहीं पढ़ा सकते क्या? पढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके आय के स्रोत और हमारे एक आवक की कमी। मेरा उद्देश्य है कि दक्षिण भारत के आए हुए 4 दशक पहले वहाँ पे काशी में और जबरदस्त उनका सारे लोग आए, सारे जो विद्यार्थी वही जाके पढ़ रहे हैं। देखिए, ये पंडित मदन मोहन मालवीय का है, ये हिंदी का योगदान काशी विद्यापीठ है। ऐसी स्थिति में क्या जब दक्षिण भारत के लोग आ सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कोरबा में कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं होता। संसाधन हमारी आज 31 पोथी बैठ रही है, पर एक व्यक्ति से हम 8100 रुपये लिए, मात्र 8100 रुपये पर पोथी से लिया गया है। आज हमारे पास बजट 2,40,000 रुपए का है, जिसमें टेंट ही हमारा 1,40,000 रुपए का लगा। तो हमारे पास आवक है कहाँ से? लेकिन हाँ, हमें विश्वास है एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास 1008 पोथी बैठेगी। उस समय जो हमारा बजट बनेगा और जो बचेगा वो सब संस्कृत के गुरुकुल के लिए उसमें खर्च किया जाएगा। उसके लिए उसमें ऐसा कोई प्रयास करने को नहीं हुआ क्या? पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बन गया तो राज्य सरकार कम से कम हिंदुत्व को आगे बढ़ा तो संस्कृत के लिए कुछ सरकार द्वारा नहीं किया गया? कोई बिल्कुल खोला जाए आपको कोई? 5वीं बात तो संस्कृत है ही नहीं स्कूल में, तो और मैं सरकार को क्या बोलूँ ये बताओ। देखो, अगर संस्कृत की और आगे बढ़ाने की इच्छा होती तो आज संस्कृत प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना आवश्यक होता। हमारे भारत में हम कहते हैं बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। जब संस्कृत नहीं है तो संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कृत रहेगी नहीं, संस्कृति बचेगी नहीं, तो संस्कार आएगा कैसे भीतर? आप विचार करिए। इसलिए आज तो 5वीं के बाद संस्कृत है नहीं, है भी तो वो छत्तीसगढ़ में 2-4 जगह है बस, इसलिए हम लोग खुद बाहर जा करके पढ़ते हैं। तो सरकार से अच्छी बात है अगर आए, हम तो चाहते हैं कि संस्कृत आए, गुरुकुल खुले। इसीलिए हमारा एक प्रयास है छोटा सा, जो तीसरा विप्र महाकुंभ यहाँ पर लग रहा है। एक समय होगा कि जब 1008 पोथी भी बैठेगी, 1000 ब्राह्मण यहाँ आएंगे बाहर से, और उनको देख करके शायद कुछ लोग जागरूक हो जाए तो हमारा गुरुकुल भी खुल जाएगा। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग आता है रुक्मिणी विवाह का जी, तो उसमें गरीब कन्याओं का विवाह ही कराया जाए, जिससे जो भेंट आता है उन कन्याओं को मिल सके और समाज में एक अच्छा हो जाए। हो सकता है, होता भी है, हो सकता है, होता भी है। हो रहा है भागवत से जो हो रहा है
2,40,000 की बजट में मैं क्या क्या करूंगा, है ना। नहीं, यदि इतने बजट में सब कुछ हो जाता तो हम वो भी कर सकते। स्थान का प्रयोजन चल रहा है हमारा। देखो ये जितनी जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, कुछ अग्रवाल समाज के लोग हैं, इन सबको जोड़ करके अभी ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया सबसे पूर्व चल रही है। पहली प्रक्रिया यही होती है, पहली सीढ़ी यही होती है कि हमारे संस्था, हमारा एक छोटा सा ग्रुप एक ट्रस्ट बने। ट्रस्ट बनने के बाद ही इसमें कुछ किया जा सकता है, ठीक है। देखो, पढ़ने के लिए सब पढ़ सकते हैं। संस्कृत पढ़ने का ऐसा नहीं है कि संस्कृत अन्य कोई नहीं पढ़ सकता। संस्कृत सब कोई पढ़ सकते हैं, कर्म कांड ब्राह्मण ही करा सकते हैं। हाँ, ये संस्कृत और प्राचीन संस्कृत दोनों में अंतर है। ये संस्कृत और प्राचीन संस्कृत दोनों में अंतर है। हाँ, हम जब गुरुकुल में, आप एक आपसी बात आपसे कहें, गुरुकुल में जब हम अध्ययन करने गए तो पहले वर्ष की फीस बहुत कम होती थी उस समय तो, लेकिन वो नहीं हो पाया। बड़े मुश्किल से गए, अध्ययन किए, द्वितीय वर्ष का भी हुआ। तृतीय वर्ष में अंतिम में फीस की व्यवस्था नहीं हो पाई और हमें गुरुकुल छोड़ना पड़ा। उस दिन से एक मन में संकल्प है कि नहीं, गुरुकुल बनवाना है और निःशुल्क चलाना है। आप कथा भी करते हैं क्या? मैं कथा ही करता हूँ। करते हैं। मेरी इस बात आती है, बहुत समाज किसी को सुना रही है, कभी कानून के अधिकारी प्रवचन कानून ने बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिए। लेकिन हिंदू धर्म में जो गलतियां आ रही है, अब संस्कृति जो पैदा हो रही है, कुरीतियां आ रही है, जिसके ऊपर प्रवचनकार आप लोग कुछ बोलते होते हो कि कोई सुन के चले जाते हैं, आपके श्रोता आते हैं, तो ध्यान देते हैं इसके ऊपर? जो भी पूरे हिंदू धर्म में पूरा पूरा अत्याचार आ गया है यहाँ पे, बताना उसका कारण है, गीता के 16वें अध्याय में लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परांगति। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके कार्य करता है, न तो सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परांगति, न सिद्धि को, न परमगति को, न सुख को प्राप्त होता है। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो कार्य करते हैं, न सुख न परमगति न सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ठीक है, करना क्या चाहिए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्र के निहित कार्य करना चाहिए। और शास्त्र के निहित कार्य कोई नहीं होता। आज हम भी है, युवा पीढ़ी है, हम भी, आगे आपके यहाँ भी बच्चे हैं, कितने बजे सो करके उठते हैं, यहाँ से श्रृंखला चालू होती है, ठीक है, एक एक करके क्रमशः। हमारे दैनिक क्रिया में भी वो चीज नहीं है, और हम चाहे कि शास्त्र के अनुकूल हमारी बातें हो या फिर आसपास का परिवेश हमारे शास्त्र की तरह हो, तो कैसे हो सकता है? आज हम अपने बच्चों को सुबह उठ करके, आजकल के बच्चों के भीतर ही एक बहुत बुरी बात है कि सुबह उठ करके ना तो माँ बाप को मिलना, ना किसी से मिलना, निकल लिए। जबकि पहले क्या होता था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को ना भी माता, पहले उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे, फिर अपनी दिनचर्या चालू करते थे। तो आज हमारे भीतर भी तो संस्कार की कमी है, जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, और उनसे हम उम्मीद करें कि हमारा हिंदुत्व बने, तो कैसे संभव है? जब आप कथा वाचक करते हैं, जब आप 1 घंटा 2 घंटा आपने अपने प्रवचन देते हैं, सारे लोग बैठे रहते हैं, तो समाज में जो कुरीतियां हैं उसकी जानकारी दी जाती है कि ये सबसे व्यासपीठ में बैठ करके भाग, जैसे देखिए, दो चीजें, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, पहला। दूसरा ये है कि यदि आपको सब्जेक्ट देकर के वहां पर बैठाया गया, आज हम यहाँ पर भी बैठे तो एक सब्जेक्ट है, आप वहां पर बैठे तो आपका भी एक सब्जेक्ट है। हमको वहां व्यासपीठ में बैठाया गया है भागवत की कथा करने के लिए, और यदि हम वहां पर दूसरी कथा को खोले, तो हमारी भागवत की कथा ही इतनी विस्तार है कि हमको वही चीजों को छोड़ करके करना पड़ता है, कि कुछ कुछ बीच के प्रश्न को शॉर्टकट में या छोटे रूप में कह करके आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हम वहां पर यदि बाहर की बातों को लाएं तो वो हमारी तो फिर भागवत अधूरी रह जाएगी, उसको भी पूर्ण करना है। अच्छा, अलग से आप 1 घंटा निकालते हैं कि नहीं हम कुछ प्रवचन करें, तो उसमें पब्लिक नहीं रहती, कोई सुनना भी नहीं चाहता, तो कैसे करोगे?